आज का हमारा टॉपिक है पोलियोमाइलाइटिस। फर्स्ट इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। पोलियोमाइलाइटिस इज एन एंडेमिक एंड एपिडेमिक इन्फेक्शियस वायरल डिजीज मेनली अफेक्टिंग चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 5 ईयर्स। पोलियोमाइलाइटिस अब क्या है, ज़्यादातर वर्ल्ड वाइड में देखने को नहीं मिलता है क्योंकि इसके अगेंस्ट क्या वैक्सीन बन गई है, जिसकी वजह से ये अब समाप्त होने के यानी ख़त्म होने के कगार पे है। तो ये ज़्यादातर मेनली 5 ईयर्स के जो चिल्ड्रन होते हैं उसको अफेक्ट करता है, जिसने पोलियो वायरस के अगेंस्ट वैक्सीन नहीं लिया और जहाँ पे पुअर हाइजीन है वहाँ पे ये वायरस क्या वो अफेक्ट करेगा और जिससे पोलियोमाइलाइटिस देखने को मिलेगा। और मेनली ये 5 ईयर्स जो बच्चे होते हैं उसमें ही देखने को मिलता है। इट इज़ मोर कॉमन इन एशियन एंड अफ्रीकन कंट्रीज़। जहाँ पे पुअर हाइजीन है वहाँ पे ये ज़्यादातर देखने को मिलता है। It is basically a virus infection of the nerve cells in the anterior gray matter, anterior horn cells of the spinal cord or cranial nerve nuclei in the brain stem, leading in many cases to temporary or permanent paralysis of the muscles। तो इसमें क्या कह रहा है कि वायरस इन्फेक्शन जो है ना, ये नर्व्स जो होते हैं उसको डैमेज करता है। नर्व सेल से, जैसे कि एंटीरियर हॉर्न सेल हो गया स्पाइनल कॉर्ड का और ब्रेन स्टेम हो गया, तो उसके नर्व सेल्स को क्या करेगा, ये डैमेज करता है। अगर ये डैमेज सिर्फ करेगा तो टेम्पोरेरी पैरालिसिस देखने को मिलेगा। अगर ये नर्व सेल्स को पूरा ही मतलब डिस्ट्रॉय कर देता है, किल कर देता है, तो क्या होगा, परमानेंट पैरालिसिस हो जाएगा। ओके। कॉजेस, इट इज़ कॉज्ड बाय इन्फेक्शन विथ अ वायरस। ये जो 3 वायरस है उसकी वजह से क्या ये पोलियो माइलाइटिस देखने को मिलता है। टाइप 1 ब्रूनहाइल्ड, टाइप 2 लांसिंग, टाइप 3 लियोन। ये तीनों वायरस अफेक्ट करते हैं जिससे पोलियोमाइलाइटिस होता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ द वायरस, मतलब वायरस किस तरह से ट्रांसमिट होते हैं वो देखते हैं अपने। इट इज़ हाईली इन्फेक्शियस एंड इज स्प्रेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन आइदर थ्रू फीकल ओरल ट्रांसमिशन। तो क्या है कि ये हाईली इन्फेक्शियस डिजीज़ है। और फीकल ओरल ट्रांसमिशन का मतलब है जैसे कि कोई पर्सन है, उसने स्टूल पास किया और उसने प्रॉपर हैंड वॉश नहीं किया, तो क्या होगा, उसकी वजह से उसने जाके कोई मतलब खाना खाया या फिर उसी हाथ से पानी पिया, तो इसकी वजह से वो वायरस क्या हुआ, उसके अंदर एंटर कर गया। ओके, ओरल जो खाना खाया या उसके अंदर एंटर हो जाता है इस तरह से वायरस, और वो क्या करता है, अफेक्ट करता है। पुअर हाइजीन और बाय इंगेशन ऑफ फूड और वाटर कॉन्टामिनेटेड बाय ह्यूमन फिशेस और वाया द ओरल रूट। ठीक है, ये वही बात कही गई है जो मैंने कहा, पुअर हाइजीन की वजह से इस तरह से वो वायरस ओरल रूट के थ्रू, फीकल ओरल रूट से ट्रांसमिट होता है। दोज हु आर इन्फेक्टेड मे स्प्रेड द डिजीज फॉर अप टू 6 वीक्स इवन इफ़ नो सिम्टम्स आर प्रेजेंट। देखो, कोई पर्सन इन्फेक्टेड है, ठीक है, पोलियोमाइलाइटिस से, उसमें कोई सिम्टम्स नहीं देखने को मिल रहा है, 1.5 महीना हो गया है, उसमें कोई सिम्टम्स नहीं है, फिर भी वो क्या करता है, दूसरे पर्सन को अफेक्ट कर सकता है। ओके, ट्रांसमिट कर सकता है वो ये वायरस। उसने प्रॉपर हैंड हाइजीन नहीं किया, ओके, हैंड वॉश नहीं किया, और जाके वो उसी पर्सन से हैंड शेक कर रहा है, तो उस पर्सन में भी चांसेस है कि ये डिजीज़ ट्रांसमिट हो। ठीक है, इंक्यूबेशन पीरियड देखते हैं। इंक्यूबेशन पीरियड क्या है, जैसे कि वायरस एंटर तो हो गया बॉडी में, पर जो उसका जो सिम्टम्स दिखाई देगा फर्स्ट, उससे क्या कहते हैं, इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। द पीरियड ऑफ इंक्यूबेशन वेरीज फ्रॉम 3 to 30 डेज। ओके, 3 से 30 डेज इसका वेरियस ड्यूरेशन है। पैथोलॉजी, डिजीज अकर इन 3 स्टेजेस। जो ये डिजीज़ है वो 3 स्टेजेस में होता है। वो कैसे होता है वो देखते हैं नेक्स्ट। एलिमेंट्री स्टेज है, आफ्टर गेनिंग एक्सेस टू द बॉडी थ्रू द नेसोफेरिंग्स और द जीआईटी, द वायरस मल्टीप्लाइज इन द एपिथेलियल सेल्स ऑफ द इंटेस्टिनल म्यूकोजा। ये वायरस जो है वो बॉडी के अंदर गया, नेसोफेरिंग्स या जीआईटी रूट से अंदर गया, वहाँ पे इंटेस्टिनल जो म्यूकोजा है वहाँ पे एपिथेलियल सेल्स होते हैं, उसमें क्या होता है, वायरस मल्टीप्लाई होता है, 1 से 2, 2 से 3, इस तरह वहाँ पे इंटेस्टिनल म्यूकोजा के अंदर क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। उसके बाद विरेमिक सेकेंड स्टेज में आता है। द वायरस स्प्रेड इन द ब्लड स्ट्रीम एंड
after a sort of conflict between the virus and the antibodies. In case the virus turns victorious, then it leads to third stage. देखो इसमें क्या कह रहा है कि वायरस वहाँ पे इंटेस्टिनल मुकोजा में मल्टीप्लाई हुआ, उसके बाद वो ब्लड जो रूट है, ब्लड रूट से कहाँ पे जाएगा, ब्लड रूट से ये वायरस ब्लड में गया, ठीक है। वहाँ पे क्या होगा, वायरस के अगेंस्ट अपने बॉडी में एंटीबॉडी बनती है। कोई भी वायरस अगर शरीर में एंटर होता है तो वहाँ पे बॉडी में क्या होगी, एंटीबॉडी बनेगी उस वायरस के अगेंस्ट, और दोनों वायरस और एंटीबॉडी के बीच क्या होगा, फाइट होगा। मान लो एक फाइट हो रहा है छोटा सा, अब इन दोनों वायरस के बीच जो फाइट हुआ, अगर वायरस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो वो क्या होगा, जीत जाएगा, और जीत जाएगा तो वो थर्ड स्टेज में एंटर करेगा। न्यूरल स्टेज, थर्ड स्टेज कौन सा है, न्यूरल स्टेज। द वायरस फाइंड इट्स वे टू द एंटीरियर हॉर्न सेल्स ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड एंड समटाइम्स टू नर्व सेल्स इन द ब्रेन स्टेम। इसमें वायरस जो है वो एंटीरियर हॉर्न सेल जो होता है स्पाइनल कॉर्ड का, ओके, और ब्रेन स्टेम है वहाँ पे एंटर करेगा। न्यूरल स्टेज थर्ड स्टेज में यहाँ पे वो एंटर करेगा, और वो क्या करेगा, सेल को वहाँ पे डैमेज करेगा। देखो इसमें वही कहा गया है, अगर सेल डैमेज होता है तो पैरालिसिस क्या होगा, टेम्पोररी होगा, और रिकवरी उसमें पॉसिबल है अगर सिर्फ सेल डैमेज ही हुए हैं। तो अगर सेल किल हो गए हैं तो उसमें क्या होगा, परमानेंट पैरालिसिस देखने को मिलेगा, क्योंकि सेल फिर वापस से रिकवर नहीं होंगे। स्टेज ऑफ पोलियोमाइलाइटिस, जो पोलियोमाइलाइटिस है वो उसके ये स्टेज है, 5 स्टेजेस होते हैं। प्री पैरालाइटिक स्टेज, अक्यूट स्टेज, कॉन्वालेसेंट स्टेज, स्टेज ऑफ रिकवरी, स्टेज ऑफ रेसिडुअल पैरालिसिस। इसको डिटेल में देखते हैं। प्री पैरालाइटिक स्टेज 1 to 3 days इज़ द यूजुअल ड्यूरेशन। प्री पैरालाइटिक स्टेज यानी एक्चुअल पैरालिसिस से पहले का स्टेज इसे कहते हैं, और ये 1 से 3 दिन का ही होता है। साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं इसमें, द मोस्ट कॉमन वंस आर हेडेक देखने को मिलेगा, सॉर थ्रोट होगा, मलाइस होगा, स्लाइट कफ होगा, डायरिया होगा, कॉन्स्टिपेशन, बैकएच, जॉइंट पेंस, पायरेक्सिया यानी हाई फीवर देखने को मिलेगा, उसकी वेरिएबल ड्यूरेशन एंड सिवियरिटी होगी, माइल्ड नेक स्टिफनेस एंड इरिटेबिलिटी। ये सारे साइन एंड सिम्टम्स प्री पैरालिटिक स्टेज में देखने को मिलेंगे। दूसरा क्या है, अक्यूट स्टेज। ड्यूरेशन इसका कितना है, 3 to 6 वीक्स फ्रॉम दी ऑनसेट। ऑनसेट हुआ है उसके 3 to 6 वीक्स का इसका ड्यूरेशन है, यानी 1.5 महीना तक इसका ड्यूरेशन है। फीवर इसमें देखने को मिलेगा, इसका भी ड्यूरेशन सिवियरिटी दोनों ही अलग अलग होगी। डायरिया देखने को मिलेगा, नोजिया, वॉमिटिंग, इरिटेबिलिटी, limb and joint pains. This is due to painful surrounding muscles. There is never any swelling or redness of the joint. देखो फीवर होगा, डायरिया होगा, नोजिया, वॉमिटिंग, ये सारे सिम्टम्स तो होंगे ही, पर इसमें एक सिम्टम्स जॉइंट पेन भी देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये जो इन्फ्लामेशन होता है उसमें क्या होता है, स्वेलिंग और रेडनेस होता है, और जो इस पोलियोमाइलाइटिस में स्वेलिंग और रेडनेस कभी देखने को नहीं मिलता है, ओके। तो इससे पता चलता है कि इन्फ्लामेशन से ये कंडीशन अलग है, क्योंकि इसमें स्वेलिंग एंड रेडनेस देखने को जॉइंट में नहीं मिलेगा। जॉइंट पेन और जॉइंट है वो पेनफुल तो होगा। मसल टेंडरनेस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइन सीन इन दिस स्टेज। मसल टेंडरनेस अक्यूट स्टेज का बहुत ही इम्पॉर्टेंट साइन है। अब जो बच्चे हैं उसमें आप ये कैसे चेक करोगे, बच्चा सो रहा है तो आप क्या करोगे, काफ मसल है उसका, वहाँ पे जाके आप स्क्वीज करोगे तो बच्चा क्या होगा, रोने लगेगा, जिससे पता चलेगा कि वहाँ पे उसके मसल में टेंडरनेस है, ठीक है। यही लिखा है, टू टेस्ट दिस प्रेस द काफ मसल व्हेन द चाइल्ड इज क्वाइट, इफ ही क्राइज इट मीन्स ही हैज़ अ टेंडरनेस। कॉन्वालेसेंट स्टेज देखते हैं। दिस इज़ द स्टेज वेयर देयर इज़ अ ट्रू और एक्चुअल पैरालिसिस। ये कॉन्वालेसेंट स्टेज में ना एक्चुअल पैरालिसिस हो जाएंगे मसल। ड्यूरेशन इसका 3 मंथ होगा, ठीक है। और ये स्पाइनल बल्बार, स्पाइनो बल्बार, बल्बो स्पाइनल और पोस्ट एन्सेफेलाइटिक टाइप ऑफ पैरालिसिस, ये चारों फॉर्म में पैरालिसिस देखने को मिलेगा। देखो स्पाइनल टाइप, हियर द एंटीरियर हॉर्न सेल्स आर
affected with resulting paralysis of a lower motor neuron type with asymmetrical flaccid paralysis and normal sensation. इसमें एंटीरियर हॉर्न सेल को अफेक्ट करेगा जिससे एलिमेंट टाइप का पैरालिसिस देखने को मिलेगा. एलिमेंट टाइप है तो क्या होगा, फ्लैसिड स्टेज होगा. अर्ली कौन सा होगा, फ्लैसिड स्टेज होगा और असिमेट्रिकल होगा, दोनों तरफ सिमिलर नहीं होगा, असिमेट्रिकल होगा. और इसमें सेंसेशन जो होगा नॉर्मली देखने को मिलेगा. द लोअर लिम्ब मसल्स आर मोर ऑफन इन्वॉल्व दैन द अपर लिम्ब मसल्स. लोअर लिम्ब है वो ज़्यादा इन्वॉल्व होगा कंपेयर टू अपर लिम्ब. इन द लोअर लिम्ब where the flexors of the hips, knees and ankles are often less paralyzed than the extensor. एक्सटेंसर जो है वो ज़्यादा पैरालिसिस होंगे कंपेयर टू फ्लेक्सर्स के. फ्लेक्शन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हिप, नी, इक्वाइनस डिफॉर्मिटी ऑफ द एंकल. देखो इसमें फ्लेक्सर कॉन्ट्रैक्चर में चले जाएंगे, ठीक है. तो कॉन्ट्रैक्चर हो जाएगा तो क्या होगा, इक्वाइनस डिफॉर्मिटी भी इसमें देखने को मिलेगा. फिक्स फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी भी होती है, इक्वाइनस डिफॉर्मिटी जिसमें एंकल जो होता है वो पूरा कैसा क्लब फुट देखा है वैसा हो जाता है. बल्बार टाइप. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइन ऑफ बल्बार पैरालिसिस इज द इनएबिलिटी टू swallow ड्यू टू फेरेंजियल पैरालिसिस. फेरेंजियल पैरालिसिस होगा तो पेशेंट क्या होगा, कोई भी खाना खा रहा है तो वो निगल नहीं पाएगा, swallow नहीं कर पाता है. The patient chokes on both solid and liquid food and cannot swallow his own saliva. अब उसका क्या हुआ है, फेरेंजियल पैरालिसिस हो गए तो वो निगल तो नहीं पा रहा है. उसको सॉलिड फूड दो या लिक्विड दो तो वो खुद का मतलब इतना उसका वो सीवियर पैरालिसिस हो जाते हैं मसल कि वो खुद का सलाइवा भी निगल नहीं पाता है. और क्या होता है, चॉक्स यानी ब्रीदिंग सडनली स्टॉप हो जाती है, उसे क्या कहते हैं, चॉक्स कहते हैं. द पेशेंट कैन नॉट कफ प्रॉपरली ड्यू टू पैरालिसिस ऑफ लैरिंग्स. अब लैरिंग्स मसल भी पैरालिसिस हो गए तो क्या पेशेंट कफ है वो नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से क्या उसका इन्फेक्शन भी फैल जाता है कई बार. डिफ़िकल्टी इन स्पीकिंग ड्यू टू पैरालिसिस ऑफ द पैलेट. जो पैलेट है उसका पैरालिसिस होगा तो वो उसी से मतलब क्या वोकल उसके सराउंडिंग में वोकल कॉर्ड होता है जिससे साउंड प्रोड्यूस होता है, तो वो अच्छे से बोल भी नहीं पाता है क्योंकि वो पैरालिसिस हो गए, इसलिए उसको बोलने में भी दिक्कत होती है. द अर्ली साइन ऑफ रेस्पिरेटरी इन्वॉल्वमेंट इंक्लूड्स ब्रेथलेसनेस, अ फीलिंग ऑफ सफोकेशन, स्लाइट साइनोसिस. अब ये सारे मसल पैरालिसिस हो गए तो उसको मतलब ब्रीदिंग करने में तो डिफ़िकल्टी होगी और सफोकेशन फील होगा, ऐसा भारीपन उसको फील होगा. और स्लाइटली ब्लूइश डिस्कलरेशन भी देखने को मिलता है जिसे साइनोसिस कहते हैं. द यूज़ ऑफ स्टेनोक्लेडोमास्टोइड्स एंड अलाइन नाजाई एज वेल एज अदर एसेसरी मसल्स ऑफ द रेस्पिरेशन. तो ये जो एसेसरी मसल वो प्रॉपर रेस्पिरेशन नहीं कर पाएगा. ओके, डायफ्राम मसल का वो वीक हो जाते हैं तो प्रॉपर वो क्या होता है, वो रेस्पिरेशन नहीं कर पाता है, तो एसेसरी मसल का यूज़ करेगा. स्पाइनोबल्बार टाइप. देखो हमने ऊपर देखा स्पाइनल टाइप भी देखा, बल्बार टाइप भी देखा. अब इसमें दोनों कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा जिसे क्या कहते हैं, स्पाइनोबल्बार टाइप कहते हैं. ठीक है. सम पेशेंट में प्रेजेंट विथ प्रीडोमिनेंट स्पाइनल प्रेजेंटेशन एंड लेस बल्बार, इन विच केस इट इज़ कॉल्ड स्पाइनोबल्बार. अगर स्पाइनल सिम्टम्स ज़्यादा होंगे तो उसे स्पाइनोबल्बार कहेंगे और बल्बार सिम्टम्स लेस होंगे. सम पेशेंट में हैव मोर बल्बार साइंस एंड लेस स्पाइनल साइंस, इन विच केस इट इज़ कॉल्ड एज बल्बो स्पाइनल टाइप. तो देखो इसमें क्या आप इसे कैसे याद कर सकते हो कि स्पाइनल सिम्टम्स ज़्यादा हुए तो स्पाइनोबल्बार कहेंगे. ओके, फर्स्ट. और दूसरा क्या है, बल्बो स्पाइनल. अगर बल्बार जो सिम्टम्स ज़्यादा होंगे पेशेंट में तो उसे क्या कहोगे आप, बल्बो स्पाइनल साइन कहेंगे. ठीक है, बल्बो स्पाइनल टाइप कहेंगे. पोस्ट एन्सेफेलाइटिक. अब इसमें क्या है, पोस्ट एन्सेफेलाइटिक यानी ब्रेन को ये अफेक्ट करेगा. ठीक है. दिस इज़ रेयर एंड इज़ यूजुअली एसोसिएटेड विथ बल्बार पैरालिसिस, मेंटल डिस्टर्बेंसेस एंड इवन कोमा में अकर.
बल्बार पैरालिसिस तो होगा ही, रेस्पिरेशन का मतलब रेस्पिरेशन तो अफेक्ट होगा ही, उसके साथ क्या होगा, मेंटल डिस्टर्बेंसेस और कोमा, कई बार पेशेंट कोमा में भी चला जाता है, इतना वो सिवियर क्या होता है, इन वायरस जो है वो ब्रेन को अफेक्ट करते हैं। देयर इज़ नियरली ऑलवेज पैरालिसिस ऑफ द फेशियल मसल्स, क्रेनियल नर्व है उसको भी क्या करेंगे, अफेक्ट करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, ये फेशियल मसल्स का भी पैरालिसिस हो जाता है। Symptoms similar to meningitis like headache, vomiting, neck stiffness, etc. may be seen. meningitis क्या होता है, मेनिंजियल जो लेयर होते हैं, ब्रेन के जो मेनिंजियल लेयर होता है उसका क्या होता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, जिसे मेनिंजाइटिस लीजन कहते हैं। वो उसी की उसमें जो ये हेडेक, वॉमिटिंग, ये सारे सिम्टम्स भी देखने को मिलते हैं। सेम उसी की तरह इसमें भी, पोलियोमाइलाइटिस में भी ये सारे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, वही बात इसमें कही गई है। स्टेज ऑफ रिकवरी, जितना डैमेज होना था वो मतलब उतने 3 मंथ में उतना में होता है, उसके बाद क्या होता है, अप टू 2 ईयर्स तक ये डिजीज़, ये जो स्टेज है रिकवरी का, अप टू 2 ईयर्स तक उसमें रिकवरी स्टेज चालू हो जाता है, ठीक है, जिसे लेट कॉन्वालेसेंट स्टेज कहते हैं। तो इसमें क्या होगा, धीरे धीरे पेशेंट में थोड़ी थोड़ी रिकवरी देखने को मिलेगी। स्टेज ऑफ रेसिडुअल पैरालिसिस, पैरालिसिस और वीकनेस परसिस्टिंग आफ्टर 2 ईयर्स इज़ परमानेंट। 2 साल में जितना रिकवरी होना था उतना हो गया, उसके बाद जो 2 साल के बाद क्या होता है, पर जो रह गया है वो परमानेंट के लिए रह ही गया है, ओके, उसे रेसिडुअल पैरालिसिस कहते हैं, परमानेंट पैरालिसिस रह जाता है। वीकनेस टू ऑलमोस्ट ग्रोस पैरालिसिस ऑफ द ट्रंक एंड लिम्ब मस्कुलेचर्स गिविंग राइज टू सिवियर डिसेबिलिटी एंड फंक्शनल डिपेंडेंसी। तो इसमें क्या होगा कि जो ग्रोस मतलब जो ट्रंक और अपर एक्सट्रीमिटी, लोअर एक्सट्रीमिटी के मसल जो है वो पैरालिसिस हो जाते हैं, ओके, जो बड़े मसल है वो ज़्यादा सिवियर पैरालिसिस हो जाएगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, सिवियर डिसेबिलिटी देखने को मिलेगा, पेशेंट खुद से कोई अपना वर्क नहीं कर पाएगा, ओके, उसको दूसरे पे डिपेंड रहना पड़ता है। LLD एंड ऑल्सो ट्रंक डिफॉर्मिटी एंड लिम्ब इन्वॉल्व। LLD लिम्ब लेंथ डिस्क्रिपेंसी देखने को मिलता है, ओके, एक जो पैर है, देखो आप इसमें देख सकते हो, इसका ये पैर थोड़ा छोटा है और कैसा इसका पूरा मतलब सिवियर मसल का क्या हो गया है, वास्टिंग हो गया है, पैरालिसिस हो गया है मसल, और फुट कैसा हो गया है, इक्वाइनस डिफॉर्मिटी इसमें देख सकते हो आप। और ये जो बेबी है इसमें क्या है, जेनो रिकर्वेटम देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है, डिफॉर्मिटी डेवलप हो जाती है। जैसे कि LLD के एक पैर छोटा है तो वो क्या करेगा, पेशेंट वॉक करेगा तो एक साइड जिस तरफ पैर उसका छोटा है उस तरफ क्या होगा, ट्रंक बेंड करेगा, और उस तरह से ट्रंक बेंडिंग होगा तो उसमें क्या, ट्रंक में भी डिफॉर्मिटी धीरे धीरे डेवलप होगी, ओके, उसके कंपनसेशन में स्कोलियोसिस देखने को मिलेगा। तो ये सारी डिफॉर्मिटी डेवलप हो जाती है। तो इसमें क्या होता है, परमानेंट मतलब जो पैरालिसिस रह गया है उसे हम क्योर नहीं कर सकते हैं, ओके। तो ये पोलियोमाइलाइटिस के बारे में था। इसका जो ट्रीटमेंट है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। तो इसमें कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, ओके। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।